अरेबियन सी में ना, ये तो हमने राइट वाली पढ़ी थी और ज़्यादा भी ध्यान नहीं देना। मैंने इसके बाद में आपको लेफ्ट में जो 5 रिवर बताई थी ना, उनको ध्यान से पढ़ना है। पहली मैंने आपको बताई थी यहाँ पर झेलम। जो झेलम नदी कहाँ से निकली है आपकी? वेरीनाग से। इसकी ओरिजिन वेरीनाग से हुई है। आगे चल के शेषनाग, कई जगह मिल जाता है अपन को, कई बुकों में, कई में नहीं मिलता है। वेरीनाग। उसके बाद में इसमें कौन सी सहायक नदी मिल रही है आखिर? किशन गंगा। किशन गंगा इसमें रिवर मिल रही है ना, किशन गंगा है ना। उसके बाद में मैंने बताया था आपको यहाँ पर कौन सी झील है? वुलर झील के बारे में। आगे चल के ये पाकिस्तान का कौन सा स्थान है? जुंग। झेलम के बाद में कौन सी रिवर बताई मैंने आपको? चिनाब। चिनाब में भी यहाँ पर एक तो चंद्रा, एक आपकी भागा, दो सरिता हैं। ये पंचतंत्र में डायरेक्ट आके मिल रही है ना। एक और रिवर बताई थी चिनाब के बाद में, रावी। कौन से दर्रे से निकली हुई है? रोहतांग दर्रे से ना। ये नदी कहाँ की मिल रही है? इस स्थान पर, व्यास। ये कहाँ से निकली है आपकी? व्यास कुंड से ना। ये भी यहाँ की मिली, सॉरी। एक और नदी आती है अपनी यहाँ से, ये नदी यहाँ आके मिलेगी। यह पंजाब वाला स्थान है, हरीके पंजाब कपूरथला है ना। यहाँ आकर ये रिवर मिल रही है ना। और जो ये इस बारी नदी की मैं बात करूँ, ये कहाँ से ओरिजिन हुई है इसकी? राकसतला। कौन सी नदी? हम सतलज। ओके, सतलज रिवर है ना, वो कहाँ से आई है आपकी? राकसतला से आई हुई है। और जाके कहाँ मिलेगी ये? वही पंचतंत्र में ना। अब इस तरह से 500 नदी ओरिजिन हुई है। अब यहाँ पर मैंने बताया था आपको हरीके पंजाब कपूरथला में जो हरीके है ना, यहाँ पर क्या है? एक झील है, झील है ना, जिसमें किसको बताया था मैंने? वेटलैंड, यानी कि आर्द्र भूमि है। वो किसमें शामिल है आपकी? रामसर साइड में, ये बताया था मैंने। एक तरफ मैंने नहर बताई थी आपको, राजस्थान में इंदिरा नहर। ठीक है, तो वो किस नदी से बात की जा रही है यहाँ पर? सतलज नहीं, इस नदी की बात की मैंने, ब्यास रिवर की। ओके। दूसरा, इसकी मैंने कुछ विशेषता बताई थी आपको झेलम नदी की। ये भारत और पाकिस्तान की क्या बनाती है? सीमा बनाती है ना, झेलम नदी। तो इस प्रकार से मैंने कुछ कुछ विशेषता आपको कल पूरा डिटेल्स में पढ़ा दिया था। बाकी का थोड़ा सा आपको इसे एवरेज पता लग गया होगा, जो रिवाइज भी हो गया होगा, है ना। आज फर्स्ट डे किसका है? फर्स्ट डे मतलब कल नहीं आए आप लोग? ओके, कोई नहीं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पहला टॉपिक कौन सा था हमारा? पैटर्न। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो मेरे कल
नहीं आ पाया, वो रिकॉल नहीं कर पाया। ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र के बारे में ना। जो अपवाह तंत्र में हमारा जो हम पढ़ रहे आकृति कितने प्रकार की बनती है। पहला पॉइंट लिखिए आप, पहला पॉइंट डेंड्रिटिक। पहला है आपका वृक्षाकार, जो आकृति बनाएगी उसमें नदी पहला कौन सा रहेगा आपका वृक्षाकार। इसमें वृक्षाकार से मतलब क्या होता है, एक आपकी मुख्य नदी रहेगी, मुख्य नदी में कई सारी क्या होंगी, इसमें सहायक नदियां होंगी, है ना। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कौन सी रहेगी आपकी डेंड्रिटिक, यानी बोले तो वृक्षाकार। जैसे मैं डायग्राम से ही बता सकता हूँ उसमें, ये क्या होगी आपकी मुख्य नदी हुई। मुख्य नदी में इसमें कई सारी क्या है सहायक नदी हो गई, इसकी भी सहायक नदी है, इसकी भी सहायक नदी होगी, इस प्रकार से जो इसमें क्या बनेगा पैटर्न बनेगा, आकार बनेगा, वो कौन सा रहेगा आपका वृक्षाकार, बोले तो डेंड्रिटिक पैटर्न, है ना। क्लियर हुआ ये पहला वाला आकृति। दूसरी आकृति किस प्रकार की बनेगी इसमें, सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय। अब इसके एग्जाम्पल में भी बता सकते हो, जैसे कि इस तरह से जो अपवाह तंत्र फैला हुआ ना किसका है, सिंधु नदी का भी फैला हुआ है। सिंधु के अलावा आप गंगा नदी भी डाल सकते हो उसमें, गंगा के अलावा ब्रह्मपुत्र, जो इस तरीके से इसमें पैटर्न फैला हुआ ना, तो इसके एग्जाम्पल लिख लेना है ना। सिंधु, गंगा, गोदावरी, कोई सा भी डाल सकते हैं अपन, 4-5 नदियों के नाम डाल दीजिए ताकि उनको पता चल जाए। दूसरा हम पढ़ रहे हैं अपकेंद्रीय वाला। अपकेंद्रीय में क्या होगा, इसमें जो नदियां होंगी ना, जो उच्च जो सेंटर से नदियां बाहर निकलेंगी, सेंटर से मतलब यहाँ पर या तो गुंबदाकार हो सकता है, यहाँ पर गुंबदाकार नहीं होगा तो उस समय आपने देखा हो जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय पर वहां पर क्या बन जाते हैं, कई सारे क्रेटर वगैरह बन जाते हैं, उच्च भूमि बन जाती है एक तरीके से। तो उससे उच्च भूमि से क्या है नदियां इधर उधर जाने लगती है। जैसे कि मैं डायग्राम से समझा दूं, ये कोई उच्च भूमि है, ओके, और मेन भूमि से ये नदियां कहाँ जाने लगी हैं, इस प्रकार से। तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम, जैसे कि अमरकंटक का नाम सुना होगा, अमरकंटक से 3 नदियां निकल रही हैं आपकी, उच्च भूमि है जोहेला, सोन नदी और एक आपकी नर्मदा नदी। तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए ना आप केंद्रीय में। क्या हुआ, वो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना, ओके, कंफ्यूजन नहीं ना। नर्मदा हो गई, जोएला और सोन नदी, ये कहाँ से निकल रही है हमारे अमरकंटक से, यानी कि एक ही स्थान से निकल रही है ना। इस प्रकार की जो आकृति बनेगी वो कौन सी कहलाएगी आपकी अपकेंद्रीय, यानी अप यानी क्या होता है बाहर, तो यानी कि मेन भूमि से बाहर जाना, उच्च स्थान से ना। एक और आप एग्जाम्पल में बता सकते हो, जैसे तिब्बत का पढ़ते हैं हमें ना, तिब्बत से कई सारी नदियां निकलती हैं, है ना, तो उसका भी एग्जाम्पल बता सकते हो, क्योंकि मेन बीच में से पॉइंट में से नदियां बाहर की ओर फैल रही है ना। तो जैसे हम एग्जाम्पल में अमरकंटक का समझा था। अपकेंद्रीय के इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय वाला, कौन सा हो जाएगा अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय में जैसे कि क्या हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जो मेन भूमि है उससे जो उठा हुआ पार्ट है उससे कहाँ जा रही नदियां, दूर जा रही है ना।
अब इसमें क्या होंगी नदियां, जैसे बीच में दलदल वाला क्षेत्र होगा उसमें नदियां बाहर क्षेत्र से कहाँ आएंगी, आपकी अंदर आएंगी, आंतरिक में आएंगे ना। जिस प्रकार से इसका जस्ट क्या हो जाएगा लोकेशन। लेकिन ये क्षेत्र कैसा रहेगा, निचला क्षेत्र रहेगा, क्योंकि जो नदी गति करेंगी किसकी तरफ करेंगी, जिधर स्लोप होगा। तो स्लोप अगर पहले तो देखा हमने कि ऊपर उठा हुआ भाग है जिससे नदी बाहर की ओर जा रही है, क्योंकि जो ऊंचा उठा हुआ भाग है उसका जो ढलान है वो कहाँ है आपका, नीचे की ओर। अब इसमें हम बता रहे हैं कि जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यानी कि अब जो सेंटर में नदियां आएंगी तो बाहरी क्षेत्र पे से जो मैदानी इलाका होगा जो भी होगा तो वो उठा हुआ होगा, और जहां पर नदियां आ रही है वो कैसा एरिया होगा, आपका दलदली एरिया होगा। ओके। फोर्थ है आपका समांतर, पैरेलल है ना, समानांतर भी लिख सकते हैं इसको, पैरेलल है ना। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें मुख्य नदी के समान ही उसकी सहायक नदियां क्या करती हैं, गति करती हैं। पैरेलल में क्या आ जाएगा, जो मुख्य देख लीजिएगा उसका इंग्लिश वर्ड है ना, बिल्कुल सेंटीपीटल आएगा। सेंटीपीटल ही आएगा उसका, है ना। इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हो, जैसे कि कई सारा लद्दाख वाला इलाका है ना, और कई सारी ऐसा वेटलैंड भूमि भी बता सकते हो उसमें, जिसमें क्या होता है पानी इकट्ठा होता है सभी जगह से, दलदल भूमि एक तरीके से। तो इस तरीके से उसमें अपन एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं। जबकि हम किसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं यहाँ पर, पैरेलल वाली नदी। इसमें कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, इसमें आपकी जो मुख्य नदी रहेगी ना, मुख्य नदी के समांतर ही उसकी सहायक नदी क्या करेंगे, गति करेंगे। जैसे मुख्य नदी से अपन समझ सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल लिखोगे आप, जो आपकी प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं ना वो कैसी जाती है, एक दूसरे के समांतर जाती हैं, पैरेलल जाती है ना, समांतर। जैसे कि गोदावरी है, गोदावरी के समान ही आपकी कृष्णा है, कावेरी है ना, ये कैसे जा रही है आपकी, एक के समांतर ही जा रही है। और बता सकते हो जैसे नर्मदा नदी पढ़ते हैं हम, नर्मदा के समांतर ही कौन सी जा रही है आपकी, ताप्ती है। तो ये एक मुख्य नदी है, मुख्य नदी के अलावा दूसरी भी सहायक नदियां हो सकती है, दूसरी मुख्य नदियां हो सकती हैं, यानी कि वो मिलनी नहीं चाहिए। आया कुछ समझ में इसमें। वही चीज है जो हमने बताया था अभी आपको जस्ट। जो वृक्षाकार नदियां है वो इस प्रकार से है, आप केंद्रीय नदी और अभिकेंद्रीय, और एक और कौन सा था उसमें, समांतर। वही एक दूसरे क्या है वो मिलेंगी नहीं, पैरेलल जाएंगी, और अगर मिल जाएंगी तो फिर वो क्या नहीं कहलाएंगी आपके, पैरेलल। सिंपल समझना, ये तो चलो नदियां हो गई। जब हम कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हैं समांतर रेखा की तो क्या पढ़ते हैं, एक रेखा दूसरी रेखा के कैसी जानी चाहिए, समान जानी चाहिए, वो कहीं भी बीच में टच नहीं होनी चाहिए। यही समांतर रेखा की परिभाषा पढ़ते हैं ना। एग्जाम्पल बता सकते हो, ट्रेन की पटरी है, वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, कभी एक दूसरे के समान मिलती हैं। अब ये मत बोलना सर कहीं कहीं वो क्या होता है, मोड़ आता है तो वो इधर उधर होती रहती है ना। देखो जहां तक वो मिल रही है वहां तक तो समांतर, कहीं ना कहीं जाके तो वो मिलेगी ना उसमें। जहां तक जो जा रही है तो वो कैसी है, मिलनी नहीं चाहिए। बाद में जाके तो वो मुहाना बनाएगी, या फिर कहीं ना कहीं मिलेगी जाके, एंड में जाके ना। बीच में नहीं मिलना चाहिए कि यहाँ पर भी दोनों समान आ रही, यहाँ भी मिल गई फिर यहाँ भी मिल गई, तो आप बताओगे कि भाई यहाँ भी सर अलग जा रही है, यहाँ अलग जा रही है, सर बीच में मिल रही है ना, तो उसको समांतर नहीं कहेंगे। ओके। गंगा यमुना नहीं, इसमें आप गोदावरी वाली नदियों के बारे में बताना है ना, क्योंकि गंगा यमुना में कई सारे जैसे क्षेत्रों बटे हुए हैं, सहायक नदियों में वो इस तरह से पैरेलल नहीं जाती उसमें। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको अपवाद तंत्र में कि किस तरह से क्या बना रही है, अलग अलग पैटर्न बना रही है, किस तरह से ये
नदियाँ अलग अलग से उसमें गति करती है ना। पहला कौन सा था आपका, वृक्षाकार, इस प्रकार से। दूसरा बताया था मैंने अपकेंद्रीय वाला, जिसमें क्या होती है, एक उच्च भूमि से नदियाँ ढलान की ओर नीचे जाती हैं। एक अभिकेंद्रीय है, जिसमें ढलान से बीच में आती है, सेंटर में। एक पढ़ा था हमने, एक दूसरे की नदियाँ कैसी जाती है, पैरेलल यानी समांतर। आज पढ़ेंगे हम गंगा अपवाह तंत्र।